हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ हिंदी वसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 चिड़िया की बच्ची की कहानी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पाठ पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद पाठ का सारांश बताएंगे, फिर कुछ कठिन शब्द और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले पाठ चिड़िया की बच्ची की कहानी। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर हमारे पाठ का नाम क्या है, चिड़िया की बच्ची। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुँह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मनसद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये हैं माधव दास जी। आगे, उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो सावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, यहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ।
सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी बात है, जात है। पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए सेठ। अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है सेठ, तू क्या जानेगी। तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा। यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैं तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके बटन से, उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना है, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं होता था। चैन नहीं था, वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। तो बच्चों, ये थी यहाँ पर कहानी चिड़िया की बच्ची, जो कि हमने आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाई। और इस कहानी के जो है कहानीकार यानी कि लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार। आप ध्यान रखें, जैनेंद्र कुमार इसके लेखक हैं। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छे से समझ आई होगी और आपने भी हमारे साथ साथ पढ़ी होगी। आइए, कहानी लंबी होते हुए भी आइए जान लेते हैं उसका सारांश, ताकि आपको ये कहानी छोटे रूप में अच्छे से और भी अच्छे से याद हो जाए। तो बच्चों, ये है यहाँ पर इस पाठ का सारांश, चिड़िया की बच्ची पाठ का सारांश। आप ध्यान दें, यहाँ पर ये कहानी जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक चिड़िया की बच्ची है जो माँ की अनुपस्थिति में अपने घोंसले से दूर भाग के बाग में निकल आती है। वहाँ सेठ उस चिड़िया की बच्ची को कैदी बनाकर अपने पास रखना चाहता है। वह चिड़िया को बहुत लालच देता है, पर वह बच्ची उसके दिए लालचों को अस्वीकार कर देती है। उसके लिए उसकी माँ का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। वह सेठ की बातों में छिपी चालाकी को समझ जाती है और समय रहते हुए उस स्थान से भाग निकलती है। इस कहने से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अनजान और अपरिचित लोगों से सावधान रहना चाहिए, किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए। ये थी यहाँ पर आपके लिए काम की और मोटी बातें, जो कि हमने यहाँ पर आपको सारांश में बताई। आइए विस्तार पूर्वक यहाँ पर सारांश जान लेते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक श्री जैनेंद्र कुमार ने आज़ादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। माधव दास बहुत ही अमीर व्यक्ति है। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है, जिसमें फव्वारा भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। कौन? सेठ माधव दास। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खाली सा लगता था। इसके बाद एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीले रंग थे। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई।
उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास ने उससे कहा, यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती थी। माधव दास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधव दास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। इसके बाद बच्चों, माधव दास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। वह कहती है, माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती है। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी। माधव दास उसे रोकने के तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती। माधव दास उसे कहते हैं कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों के झालर बनवा देंगे, जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। तो इस प्रकार देख रहे हैं ना बच्चों आप पाठ का सारांश। इसी बीच माधव दास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधव दास उसे इशारे करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। सेठ उसे जानबूझकर रोके रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहन और एक भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुँची। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछती है, परंतु यह कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी। तो ये था बच्चों यहाँ पर इस पाठ का सारांश, जिसे कि आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये पाठ का सारांश अच्छे से समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। आइए जान लेते हैं उसके बाद पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, जैसे कि अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब क्या होता है? पसंद। आप ध्यान दें, यहाँ पर अभिरुचि का मतलब होता है पसंद। और रकाबिया का मतलब तस्तरी, मसनत का मतलब बड़ा गोल तकिया, तृप्ति का मतलब संतोष या पूर्ण संतोष, विनोद का मतलब चर्चा, हंसी मजाक, स्याह का मतलब गहरे नीले, चित्र विचित्र का मतलब अजीबो गरीब, वे खटके मतलब बिना किसी डर के, असावधान मतलब निश्चित, संकोच का मतलब हिचकिचाहट, सकुचाना मतलब घबराना, बोध होना मतलब पता चलना, चित्त का मतलब मन, प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न, बहार मतलब हरियाली, बहुतेरी मतलब बहुत सारी, और बाट देखना का मतलब प्रतीक्षा करना। इसके साथ ही महामान्य का मतलब होता है महान व्यक्ति, निरी का मतलब बिल्कुल, अनजान का मतलब नासमझ, तृष्णा का मतलब प्यास, भांति भांति के मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, उजेला का मतलब प्रकाश, चौकन्नी का मतलब सावधान रहना, हाल का मतलब तबीयत, और राहु मतलब रास्ता, चिचियाना मतलब डर से चिल्लाना, शुभगना हिचकी लेकर रोना। तो बच्चों ये था यहाँ पर पाठ से जो कठिन शब्द थे उनका भी अर्थ। तो बच्चों आप ध्यान दें, हमारे आज का पाठ क्या नाम है? चिड़िया की बच्ची, जो कि हमने क्लास 7 से चैप्टर नंबर 9 लिया है। और आप इसे अच्छे से पढ़ें, याद करें और समझें। हमने अभी आपको पाठ पढ़कर बताया, पाठ का सारांश बताया और कठिन शब्दों के अर्थ बताइए। तो आइए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों आइए देख लेते हैं यहाँ पर पाठ के प्रश्नों के उत्तर। आपके लिए पहला पाठ है, यहाँ पाठ का जो है प्रश्न का जो पहला प्रश्न है आपके लिए, आपका पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? तो आपका उत्तर होगा, माधव दास ने अपनी कोठी संगमरमर से बनवाई थी। उनके पास धन की कोई कमी न थी। उनके पास बगीचा भी था जहाँ सुंदर सा फव्वारा था। वे धन के अभिमान से युक्त चिड़िया को प्रलोभन देते हुए यह भी कहते थे कि उनके पास बहुत सा सोना, मोती, सुंदर फव्वारा था। आप ध्यान दें एक बार फिर से, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? तो आपका उत्तर होगा, माधव दास ने अपनी कोठी संगमरमर की बनवाई थी। उनके पास धन की कोई कमी न थी। उनके पास बगीचा भी था जहाँ सुंदर सा फव्वारा था। वे धन के अभिमान से युक्त चिड़िया को प्रलोभन देते हुए यह भी कहते हैं कि उनके पास बहुत सा सोना, मोती है।
वे उसके लिए सोने का ऐसा घर बनवा देंगे जिसमें मोतियों की झालर लटकी होगी। आदि बातों से हमें पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। उनकी शाम की स्वप्न की भांति गुजरती थी। उनकी जो है ज़िंदगी कैसी गुजरती थी? शाम के स्वप्न की भांति। घर पर सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली सा रहता था। उनका महल भी सूना था। वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसे देखकर उनका दिल बहले या जिससे वे अपने मन की बात कह सके। उनका मन अक्सर उदास रहता था। चिड़िया को देखकर उसे अपने पास रोकने के लिए तरह तरह का प्रलोभन देना आदि बातों से पता चलता है कि संपन्नता होने के बावजूद माधवदास सुखी नहीं थे। तो आप यहाँ से देखकर जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा आपका, माधवदास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, यह दर्शाता है कि उन्हें वह चिड़िया बड़ी प्यारी लगी, अतः वे उस चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते थे। माधवदास ने यह कथन पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं कहा था, क्योंकि चिड़िया को देखने के पश्चात अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में मन बहलाव और आत्मसंतुष्टि के लिए रखना चाहते थे। इसके बाद बच्चों ध्यान दें आप, तीसरा प्रश्न है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। तो आपका उत्तर होगा, चिड़िया और माधवदास के मनोभाव में मुख्य अंतर भावात्मक सुख और भौतिक सुख का था। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि वह धन से कुछ भी खरीद सकते हैं, परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए वे सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी। उसके लिए अपनी माँ की गोद से प्यारा कुछ नहीं था। इसी कारण चिड़िया जहाँ माधवदास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी ओर धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधवदास को चिड़िया की घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। तो आप इस प्रकार से ध्यान दिया आपने कि यहाँ पर जो है 3 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बताए। आइए जान लेते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न जो पूछा गया है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर होगा आपका, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का बुद्धिमानी पूर्वक सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुँचने की बात पढ़कर हमें अति आनंद हुआ। आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। यदि इस कहानी का सुखद अंत न होता तो जीवन भर नन्ही चिड़िया को सेठ की कैद में अर्थात पिंजरे में रहना पड़ता। वह कभी स्वच्छंदता की उड़ान न भर पाती और अपनी माँ से मिलने के लिए तरस जाती। अतः नन्ही चिड़िया का लालच में न फंसना और सुरक्षित भाग निकलना यह भी बताता है कि स्वतंत्रता के से बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। परतंत्र रहकर मिलने वाले समस्त सुख उसके आगे व्यर्थ हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है? तो आपका उत्तर होगा, कहते हैं ईश्वर साक्षात दिखाई नहीं देता, इसलिए उसने धरती पर माँ को भेजा है जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का होना किसी अनुपम वरदान से कम नहीं होता। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की अहमियत दुनिया में सबसे अधिक होती है। यह न केवल बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसका सही ढंग से पालन पोषण करती है और अच्छे संस्कार देती है। वही बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका होती है। माँ कुछ कहे मन की बात जान जाती है। आप कहीं भी चले जाएं, कितने ही बड़े हो क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपको जो आत्मिक सुकून अपनी माँ के पास मिलता है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 6ठा प्रश्न आपके लिए, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी का उत्तर इसमें आप लिखेंगे। उत्तर क्या लिखेंगे आप? इस कहानी के लिए हम अन्य शीर्षक सच्चा सुख दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन में सच्चा सुख क्या होता है वह एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताया गया है। अन्य शीर्षक बुद्धिमान चिड़िया भी हो सकता है, क्योंकि अपनी चालाकी से उसे संकट से मुक्ति मिली। इसके बाद बच्चों 7वां प्रश्न है, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी
फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों, प्रकृति के अन्य विचित्र चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? ऋतु चक्र, सूर्य और चांद का उदित होना, अस्त होना, तारों का रात में चमकना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पशुओं का भी दिन भर घूम फिर कर शाम को समय पर घर लौटना आदि सभी अनुशासन का पालन करते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न आपके लिए 8वां, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो आप स्वीकार करेंगे? तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभन वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए कारणों को पढ़ें और विचार करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क नंबर पे लिखा है, क्योंकि किसी को पराधीन बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। और ख है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। और ग है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। तो आपका उत्तर होगा, सारी सुख सुविधाएं मिलने पर भी हम स्वाधीनता ही स्वीकार करेंगे, न कि प्रलोभनों वाली पराधीनता। क्योंकि सुविधाएं कितनी भी क्यों न मिल जाएं, हम हैं तो किसी के अधीन। पराधीन व्यक्ति दूसरों के अधीन रहने के कारण आत्मिक सुख से सदा वंचित ही रहता है। इसके बाद आइए बात करते हैं भाषा की बात। 9वां प्रश्न आपका, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार से जो यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। नंबर 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर क, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। और ख है, कभी पर हिलाती थी। और ग है, पर कभी बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तो यहाँ पर तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर का प्रयोग हुए हों। तो आप पहला क्या लिखेंगे? जामुन के पेड़ पर तोता बैठा है। दूसरा लिखेंगे आप, उस मोर के पर कितने सुंदर हैं। और नंबर 3 आप लिख सकते हैं, राधा का रीना पर बहुत एहसान है। तो यहाँ पर तीनों परों का अलग अलग अर्थ हुआ है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, पाठ में तैने छन कर खुश करियो। 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों को खोज कीजिए। जैसे आपने देखे होंगे पाठ में। उत्तर है अयो। अयो का मतलब आयो, मतलब आओ। और करियो का मतलब करना, और दियो का मतलब देना। तो आपने देखे यहाँ पर, तो आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर आपके पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको पाठ के जो प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बताए वे अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज का पाठ था हमारा चिड़िया की बच्ची कहानी, जो कि क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 है। उम्मीद है कि आपको पाठ हमने जो पढ़ के बताया और उसका सारांश बताया, पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और शब्दार्थ यहाँ पर बताए, सारे के सारे आपके समझ में आए होंगे। इसी प्रकार हर रोज़ आप नए नए पाठों को देखते रहें और उन्हें अच्छे से याद करते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।